चलिए भाई, नमस्कार नमस्कार सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। सभी को नमस्कार। चलिए, और कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? अच्छे हो? आइए आइए आइए, सारे बच्चे जल्दी से आइए। साउंड वीडियो सब ठीक ठाक प्रॉपर आ रही है? प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में अपडेट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया। नमस्कार भाई, नमस्कार। चलो, बहुत बढ़िया। सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, सब खैरियत से है। चलो भाई, चलो, बहुत बढ़िया। तो जरा एक बार हमें याद दिलाओ भाई, कल हमने क्या पढ़ा था? लास्ट कहाँ तक की कहानी पहुंची थी हमने? एक बार याद दिलाओ। मैं बढ़िया हूँ बेटा, उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे। पीपीटी क्या होता है? पीपीटी, पीपीटी पीडीएफ सब एक ही होता है। चलिए, करें स्टार्ट। हो जाएगा हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा, परेशान मत करो। चलो, बहुत बढ़िया। देखो भाई, अगर हम बातचीत करें तो कल की क्लास में हमने आपको फॉरेन ट्रेड में हमने बहुत कुछ चीजें सीख ली थी भाई। अब तो हम अंत की तरफ चल रहे थे इसके, है ना। ये मैंने पढ़ा दिया था शायद, विनिमय दरें क्या होती हैं, है ना। फिक्स वाला बताया था, फ्लोटिंग वाला बताया था, मैनेज फ्लोटिंग वाला बताया था। फिर ये भी बताया था एप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिवॉल्यूशन क्या होता है, और रिवॉल्यूशन क्या होता है। इतनी कहानी बताई थी और बोला था अभी कुछ और भी बातें हैं जो हमें यहाँ पे आप सबके साथ मिलकर करनी है, उन्हें सीखना है और चीज़ों को आगे बढ़ाना है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो भाई देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि एप्रिसिएशन किसे कहते हैं, है ना, डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं, और डिवॉल्यूशन किसे कहते हैं। ये मैं आपको समझा चुका था। एक बार जल्दी से फटाफट शॉर्ट में समझ लो, फिर इसी का यूज करके हम आगे पढ़ेंगे। तो याद होगा बच्चों, मैंने बताया था अगर अगर हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले अपने आप बढ़ रहा है, अपने आप घट रहा है, अपने आप बढ़ रहा है, अपने आप घट रहा है, कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर रहा, कोई भी दखल अंदाजी नहीं करता, अपने आप बढ़ता है, कभी घटता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, याद है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन। याद आया? एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब वृद्धि हो रही है ना। डेप्रिसिएशन मतलब गिरावट हो रही है। लेकिन यही सब काम अगर खुद ना होकर किसी की दखल अंदाजी के द्वारा होता है, दखल अंदाजी मैं और आप तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कौन करता है? जैसे हमारी सरकार करती है या हमारा देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई वगैरह करता है। तो अगर कमजोर हो गया रुपया तो हम बोलेंगे भैया डिवैल्यूएशन, जानबूझ के कमजोर कर दिया, डिवैल्यूएशन। और अगर मजबूत कर दिया सरकार ने तो बोलेंगे रिवैल्यूएशन। ये 4 पॉइंट मैंने आपको कल बताया था। तो पहले मुझे बताओ, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गए थे आप सब बच्चों को? जल्दी बोलो सारे बच्चे हाँ या ना। क्या ये चारों बातें समझ में आ गई? चलो, अब सुनना ध्यान से। देखो भाई, भाई एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य वृद्धि और मूल्य ह्रास, वो तो खुद ब खुद होते हैं, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन भाई जो डिवैल्यूएशन होता है और जो रिवैल्यूएशन होता है, ये जानबूझकर होता है सरकार के द्वारा। तो एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, वैसे मैंने कल लिखा भी था कि सर, जब भी कोई देश अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता है या रिवैल्यूएट करता है, यानी कि उसको पुनर्मूल्यन करता है, या उसे हमने क्या करता है, जल्दी बताओ, उसे क्या करता है, फटाफट बताओ। अवमूल्यन करता है, उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर बना देता है। तो ये जो भी काम होगा किसी लाभ को कमाने के लिए होगा, बताया था ना, किसी प्रॉफिट के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही उसे मन कर रहा था कमजोर कर दिया, मन कर रहा था मजबूत कर दिया, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। किसी लाभ को कमाने के लिए किया जाता है। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी।
अब एक क्वेश्चन ये है कि सर वो लाभ क्या है जिसको कमाने के लिए किया जा रहा है, आखिर फायदा क्या होगा, वही हमें समझना है। आओ अब यहीं से अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात नोट करके लिख लेते हैं। यहाँ पे नोट करके क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे समझाने हैं, 2-4 पॉइंट्स हैं बताने। नंबर फर्स्ट, याद रखना बच्चों, अगर कोई भी देश अपनी करेंसी को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा पर डिवेल्युएट करता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा पर कमजोर गिरा दे कर देगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा पर क्या कर देगा, उसे गिरा देगा, जानबूझकर कम कर देगा, मतलब कम कर देगा, उसको घटा देगा, उसकी वैल्यू को, करेंसी की वैल्यू को। तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, याद रखना। अब एक क्वेश्चन आ सकता है मन में कि सर एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, है ना, कैसे बढ़ेगा ये तो समझना है। चलो पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं, है ना। पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं, क्लियर। अवमूल्यन की स्थिति में, अवमूल्यन तो समझ में आ गया ना, डिवैल्यूएशन, है ना, जो हमने पढ़ा था कल। अगर कोई कंट्री अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता है, अवमूल्यन की स्थिति होगी, तो उससे क्या होता है, इसकी स्थिति में क्या होगा, अभी मैंने आपको बोला क्या होता है भाई, देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा या फिर एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। अब आप बताओ, पहले मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो बस ये बता दो, ये अच्छी बात है बुरी बात है, बस इतना बता दो मुझे। भाई आप ही बताओ, अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा तो ये पॉजिटिव है निगेटिव है, भाई तो कॉमन सेंस की बात है। भाई अगर हमारा देश में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, अगर हमारे देश में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात होगी बुरी बात होगी, तो अच्छी बात होगी, ऑब्वियस है ना भाई, कॉमन सेंस की बात, ये तो अच्छी बात होगी, है ना। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर कोई कंट्री अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है तो उसके पास एक तरीका मिल गया, क्या करेगी, वो अपनी मुद्रा को डिवेल्युएट कर देगी। आपने कई बार देखा होगा बच्चों, कई बार अगर शायद आपने नोटिस करा हो तो शायद पता हो, कई बार हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ आता है क्या, चाइना डिवेल्युएट इट्स करेंसी, चाइना ने अपनी मुद्रा को अवमूल्यन कर दिया। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यही तो है कि चाइना ने जानबूझकर अपनी मुद्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरा दी। अब पागल थोड़ी है चाइना, वो दिमाग से खेल गया। क्यों गिराई, क्योंकि भैया अगर वो अपनी करेंसी को डिवेल्युएट करेगा तो क्या होगा, उससे उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो दुनिया भर में उसका सामान जाएगा, जब सामान जाएगा तो वो एक अंतरराष्ट्रीय मार्केट पे अपनी पकड़ बनाएगा। और देख लो वही तो कर रखा है इस समय भी। भैया आप देख लीजिए, इस समय आप जो मोबाइल फोन्स वगैरह यूज करते हैं, या आप जितने भी वो यूज करते हैं, अपने गैजेट्स वगैरह आप यूज करते हैं, या आप जितने भी आप ये हमारी झालरे पालरे होती हैं दीपावली वगैरह पे, खिलौने पिलौने होते हैं, सब कहाँ के, चाइनीज आइटम ही तो है। भाई सोचो, भाई आप कहते हो कि भाई चाइना जो है हर चीज की नकल करता है, हाँ चलो बहुत बड़ी बात है, मान लिया। तो बच्चों अगर आप बताइए चाइना हर चीज की नकल करता है, ये भी तो एक हुनर है भाई। अगर आपके अंदर दम है तो आप भी नकल कर लो, लेकिन और तो कोई देश नहीं कर पा रहा, सोचने वाली बात है। और यही उसका हुनर है, वो एक से एक महंगी सी महंगी चीजों को उसका डुप्लीकेट करके सस्ते से सस्ते में लॉन्च कर देता है। और देख लीजिए भाई, है ना, और ये भी देख लीजिए भाई कि हर जगह अपना माल फैलाया बैठा है। अब हर जगह कैसे पहुंच गया, अब सोचने वाली बात है ना, हर जगह कैसे पहुंच गया। हमें और आपको सपना थोड़ी आ रहा था कि चाइना में इतना सस्ता मोबाइल बन रहा है, तो उसने खेल खेला, उसने वही देखो बिल्कुल बढ़िया सा क्वालिटी का माल बना दिया सस्ते दाम में। तो उसने उसे अपने आप मार्केट को पकड़ बनाना था, तो उसने क्या करा भाई, पकड़ बनाने के लिए खत्म, अपनी करेंसी को गिरा दिया। अब जैसे ही अपनी करेंसी को गिराया तो बाहर के लोगों को क्या लगने लगा, बाहर के लोगों को चीजें सस्ती लगने लगी, है ना। तो बाहर के लोगों ने पैसा लगाया और चाइना का माल खरीदना शुरू कर दिया और उसे दुनिया भर में फैलाना शुरू कर दिया। और देखो, और एट प्रेजेंट आप देखिए हर किसी के पास चाइना के प्रोडक्ट है, चाइना के माल हम यूज कर रहे हैं, है ना।
तो यही तो है डिवैल्यूएशन का कमाल। तो अपने अपनी करेंसी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे गिरा दिया और पूरा एक इंटरनेशनल मार्केट कवर कर लिया। लेकिन इस काम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात जरूरी है। पूछो क्या? भाई देखो, कोई भी कदम जब उठाते हैं हम अपने जीवन में, कोई भी कदम हम जब उठाते हैं जीवन में, तो दो चीजों के सिचुएशन पे बेस्ड होता है, दो चीजों पर बेस्ड होता है। नंबर फर्स्ट, या तो वो कदम खुशी में उठाया जा रहा है या वो कदम मजबूरी में उठाया जा रहा है। समझ रहे हो? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर, जैसे चाइना ने अपनी करेंसी को डिवेल्युएट करके पूरे वर्ल्ड में अपना एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया सामान, तो क्या हम इंडिया में नहीं कर सकते? इंडिया भी तो कर सकता है। क्या इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है? सोचने वाली बात है भाई। इंडिया भी तो कर सकता है ऐसे काम, क्या हमारा देश नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन बवाल ये है बच्चों, समस्या ये है, पहले इंडिया की चीजें इंडिया वाले तो ले लें। अब आप ही बताओ, आप जब मोबाइल परचेज करने जाते हो तो इंडिया वाले मोबाइल कौन कितने लोग यूज कर रहे होंगे? हमारे क्लास में ही बता दो बच्चों, कितने यूज कर रहे हैं बताओ? कौन है? कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास मोबाइल फोन जो यूज हो रहा है इस समय, लैपटॉप जो यूज हो रहा है, कोई भी चीज आप यूज कर रहे हो वो इंडियन की, इंडिया में बनी हुई है, मेड इन इंडिया? बताओ। भाई मोस्टली अगर आप देखेंगे, अगर आप ध्यान देंगे, अगर मैं मोबाइल फोन की ही बात करता हूं तो कुछ ही लोग होंगे, मात्र हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है, कुछ ही लोग हैं जो इंडिया का मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। लावा वगैरह आपने सुना होगा, लावा इंडिया वाला है ना? नहीं तो सबके सब मोस्टली सब चाइनीज आइटम है। वीवो, ओप्पो, सैमसंग, ये सब बाहर की तो हैं, इंडिया का तो है नहीं, है ना? माइक्रोमैक्स और पता नहीं कौन कौन से हैं। इंडिया का तो ये है, एक तो ये लावा है, एक शायद मोटोरोला है, मोटोरोला भी शायद इंडिया का ही है ना। तो मोस्टली सब चाइना के हैं, सब चाइना के हैं जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। रियलमी, पीएलमी सब चाइना के हैं, सब चाइनीज आइटम है। क्लियर है? जल्दी बोलो, हाँ है ना? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है बच्चों, आप खुद सोचिए, जब हम अपने देश की चीजें खुद ही लेना पसंद नहीं कर रहे तो क्या दूसरे से उम्मीदें रखेंगे कि वो हमारे देश की चीजें लेगा? कॉमन सेंस लगाओ भाई। जब हम अपने देश की चीज खुद यूज ना कर रहे तो दूसरे से क्या उम्मीद करेंगे भैया? तो यही समस्या है, सबसे बड़ी बात। तो इंडिया ऐसा नहीं है कि डिवैल्यूएशन नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन भाई कुछ हो फायदा जब भी तो होगा। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट किसका बढ़ाओगे? यहां तो खुद ही लोग नहीं अपनी चीजों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम तो खुद ही बाहर की चीजों पे बेस्ड हो रहे हैं। जब भी तो मोदी जी कह रहे थे आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। क्यों गाना गा रहे हैं वो आत्मनिर्भर भारत वाला? कि आत्मनिर्भर बनो, अपने देश में चीजें बनाओ, अपने देश की चीजों का यूज करो। जब अपने देश में चीजें बनेंगी, जब हम अपने देश की चीजों का यूज करेंगे, जब भी तो हम चाहेंगे वो दुनिया में पहुंचे। जब हम खुद ही नहीं अब इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया से, दूसरों से क्या उम्मीद रखना? समझ रहे हो? तो ये है मुसीबत। तो चाइना वाले यही काम करते हैं। चाइना ने अपना पूरा मार्केट जमाना रखा है भाई, पूरा। तो देखो, इसको तो प्रॉफिट हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने कभी भी आज तक, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने कभी भी आज तक डिवैल्यूएशन नहीं करा। करा है, एक नहीं बच्चों, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बार करा है। भारत में भी, भारत में भी तीन तीन बार मुद्रा का डिवैल्यूएशन हुआ है, अवमूल्यन हुआ है। लेकिन वही पुरानी बात, मैंने अभी एक छोटी सी बात बोली थी कि हम कोई भी अगर कदम उठाते हैं जीवन में, या तो मुस्कुराते हुए उठाते हैं या फिर मजबूरी में उठाते हैं। तो भैया करा तो है, दो नहीं, पूरे पूरे तीन तीन बार डिवोल्यूशन करा है। लेकिन ऐसे हालातों में किया है जब देश के हालात बद से बदतर हो चुके थे। मतलब मजबूरी में, ना चाहते हुए भी। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर कब कब किया है? बिल्कुल, ये तो जानना ही है, पेपर में आता भी है। तो याद रखना, इंडिया ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बार डिवैल्यूएशन करा है, मुद्रा का मूल्यन करा है। कब कब? बुरे हालातों में। बताता हूं। तो देखिए भाई, कब कब किया है, लिख देते हैं।
तो भारत में अगर मैं बातचीत करूं, इंडिया ने, पेपर में आता है क्वेश्चन, कितनी बार डिवैल्यूएशन किया है? इंडिया ने 3 बार, 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया है। मुद्रा का अवमूल्यन किया है। कब कब किया है? लो अभी लिख देता हूं मैं। नंबर फर्स्ट तो बच्चों देश की आजादी के बाद ही करना पड़ा, 1949। भाई आप खुद सोचो, हमारा देश आजाद हुआ है, अब आजाद तो हो गया, अब हमारे पास उस समय कुछ पैसा तो था नहीं, अब पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा बताओ भाई, पैसा कहां से लाया जाए? भाई पैसा, सिंपल सी बात है, पैसा लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो इंडिया ने उस समय अपनी करेंसी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे गिरा दिया, और जब गिरा दिया तो बाहर से पैसा आना शुरू हो गया, क्योंकि बाहर सस्ता माल लगने लगा उन्हें, तो हमारा माल लेके उठा के भाग गए वो, है ना। आप देखते होंगे बच्चों, आप देखते होंगे कि इस समय $1 90 है। ये तो है, अरे हाँ है ना, 90 के अराउंड है। आपको शायद पता हो तो अच्छी बात, ये तो बताता हूं। एक समय ऐसा था जब $1 और ₹1 दोनों बराबर थे, दोनों बराबर थे। आजादी के समय, ज्यादा दूर की बात नहीं, आजादी के समय अगर बात करूं, 1945, 1946, 1947 के समय की बात करता हूं, तो $1 और ₹1 दोनों बराबर हुआ करते थे। लेकिन फिर देश के हालात ऐसे हुए, फिर हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी करेंसी को कमजोर बनाना पड़ा। जैसे पहली बार जब आजादी के बाद हमने पैसे की आवश्यकता पड़ी, तो मजबूरी में हमें क्या करना पड़ा, 1949 में पैसा चाहिए था, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करना पड़ा करेंसी को। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात पता ही है तुम्हें, 1966, ये तो आप जानते हो ना, 66 में क्या हुआ? ये क्लास, वेट बोल रहा हूं। कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं, सही करवा रहे हैं, कर रहे हैं। वेट अब भी हो रही है? अब देखो, अब ठीक हो गया, अब ठीक है, अब सही हो गया। हाँ तो दोबारा से बोल देता हूँ, सुनो मेरी बात, वो बफरिंग सी होने लगी थी ना। चलो अब सही हो गया ना, ठीक है, ओके। हाँ तो मैं बता रहा था, तो देखो भाई, पहली बार तो 1949 में, तो 1949 में सरकार ने एक बार हमारी करेंसी को क्या करा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कमजोर करा, है ना, क्लियर। फिर हुआ 1966 में। 1966 में तो आपको पता ही है बच्चों, हालत क्या हो गए थे 1966 में, है ना। पाकिस्तान के साथ युद्ध था, फिर उससे पहले चीन के साथ, फिर देश में सूखा पड़ गया, तो मजबूरी में देश के हालात ऐसे हो गए कि मजबूरी में हमें क्या करना पड़ा, अपना कदम उठाना पड़ा, अपनी करेंसी को कमजोर बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि बच्चों याद करो, इसी समय हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, और हरित क्रांति के दौरान हमने क्या करा, कृषि को मजबूत बनाया, है ना, कृषि करना शुरू करा। लेकिन बच्चों कृषि को बना तो लिया, लेकिन पैसा कहां से आया? बेचना भी तो पड़ेगा, अब माल बेचोगे जब भी तो पैसा मिलेगा। तो सरकार ने क्या करा, डिवैल्यूएशन करा, जिससे कि बाहर के लोगों को सस्ता लगे और वो हमारे देश में आए और सामान लेके गए, खरीद के गए, एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुआ, इंडिया ने निर्यात ज्यादा शुरू कर दिया, और जब निर्यात ज्यादा शुरू हुआ तो पैसा आना शुरू हुआ, और उस पैसे से धीरे धीरे हमने अपने आप को क्या करा, संभालना शुरू कर। चलो भाई, ये भी धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया था, लेकिन रही सही कसर हमारी कब पूरी हो गई? अब आपको पता ही है बच्चों, 1990 में आया था आर्थिक संकट, याद है? जल्दी बोलो फटाफट भाई, 1990 में आया था क्या? आर्थिक संकट आया, और आर्थिक संकट के कारण फिर से वही समस्या, उस संकट से निपटना था, बताया था इससे पहले, अभी इस वाले टॉपिक में, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बीओपी। $1800 बिलियन का सर के ऊपर घाटा था, पैसे की जरूरत थी, तो फिर से भैया, फिर से वही पूरे हालात आ गए, और फिर से अपनी मुद्रा को 1991 में हमने क्या कर दिया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे धड़ाम कर दिया, गिरा दिया। और 1991 में जो आर्थिक संकट आया था, उस समय बच्चों हमारे देश में एक नहीं बल्कि 2 बार डिवैल्यूएशन करना पड़ा था। एक बार हुआ था 1 जुलाई वाले दिन, 1 जुलाई 1991 वाले दिन, और
फिर 2 दिन बाद 3 जुलाई वाले दिन करा था। 2 बार हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब ईयर तो सेम ही था, साल तो एक ही था 1991, है ना। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम वैसे देखेंगे तो 4 बार किया है डिवैल्यूएशन, लेकिन ईयर वाइज देखोगे तो 3 बार डिवैल्यूएशन हुआ है। क्लियर। 1991 में 2 बार हुआ था, इसमें 2 बार हुआ था, मैं समझा दिया आपको इसलिए, लेकिन इसे एक बार ही माना जाता है ना। क्योंकि ईयर वाइज तो एक बार है ना, 2 बार, एक 1 जुलाई वाले दिन और एक 3 जुलाई वाले दिन, 1 जुलाई और 3 जुलाई। तो इन 2 दिन हमारे देश में क्या करा गया, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर को, मतलब मुद्रा को अपनी गिरा दिया। क्लियर। क्योंकि हमारे देश के हालात ऐसे थे बद से बदतर, तो मजबूरी बन गई थी, भाई करना तो पड़ेगा, भाई करना तो पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमें उस आर्थिक संकट से निपटना था। आईएमएफ से अलग कर्जा खाया था, आईएमएफ से अलग कर्जा लिया था, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम बातचीत करें, तो कुल मिला के 1949 में, 1966 में और 1991 में हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करा गया, मुद्रा को कमजोर बनाया गया, उसे गिरा दिया गया। क्लियर हुआ। तो अब आप बताइए बच्चों, क्या हमारे भारत में नहीं हुआ अवमूल्यन? भाई हमारे भारत में भी तो हुआ है, लेकिन आपने देखो सारी कहानी पढ़ी और एक बात क्लियर हुई होगी कि ये जो कदम था ये हमने मजबूरी में उठाया, खुशी खुशी नहीं उठाया। और ये जो चाइना ने कदम उठाया था, मैंने बताया था, चाइना जो उठाता है वो कैसे उठाता है, वो खुशी खुशी उठाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना मार्केट बना रहा है ना। तो वही मैंने बात बोली ना कि कोई भी काम हम करते हैं, एक तो दिल से करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, और एक होता है हालात ऐसे पैदा हो गए करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है इंडिया ने नहीं करा, लेकिन इंडिया के साथ हालात ऐसे पैदा हो गए थे जो करना ही पड़ेगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिए, तो याद रखिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है पेपर में कि बताओ अगर कोई भी देश अपनी करेंसी को अवमूल्यन करती है, डिवैल्यूएशन करती है, तो उससे क्या होगा, उससे होगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, चलो आप बताना सोच के, क्या कोई कंट्री कभी भी अपनी करेंसी को रिवैल्यूएशन करना चाहेगी? बताओ, रिवैल्यूएट करना चाहेगी? सोचो भाई, आप खुद ही सोचो, क्या अब कोई भी देश अपनी करेंसी का पुनर्मूल्यन करना चाहेगा, रिवैल्यूएशन करना चाहेगा? बताओ जल्दी से, हाँ है ना? बोलो। और नहीं चाहेगा तो क्यों नहीं चाहेगा? जल्दी बताओ, फटाफट आंसर। नहीं। वेरी गुड। क्यों? क्यों नहीं चाहेगी बताओ? अरे भैया कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। अरे भाई देखो, अगर कोई कंट्री अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करेगी, अवमूल्यन कर रही है, तो उससे क्या हो रहा है, निर्यात बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो तुम ही बता दो बच्चों, खुद सोच के, क्या कोई भी देश चाहेगा कि इंपोर्ट बढ़े? ये तो बेसिक कॉमन सेंस की बात है भाई। आयात बढ़ाना तो कोई चाहेगा ही नहीं भाई, कोई चाहेगा हम दूसरों पर निर्भर हो जाएं? ये तो वैसे भी कॉमन सेंस की बात है भाई। आप ही बताओ, क्या कोई भी देश चाहेगा कि हम बाहर के माल का ज्यादा इस्तेमाल करें अपने देश की जगह? तो कोई चाहेगा ही नहीं। तो इसलिए रिवैल्यूएशन तो कभी होता ही नहीं है, इसलिए हमेशा डिवैल्यूएशन ही होता है। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला, रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन जो भी होगा ये किसी लाभ के लिए होगा। तो लाभ कब होगा, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ना कि इंपोर्ट बढ़ेगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? जल्दी बोलो, फटाफट आया ना। तो भैया सिंपल सी बात है ना। इसलिए कभी भी याद रखना, कोई कंट्री अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट नहीं करती, हमेशा डिवैल्यूएट करती है, क्योंकि डिवैल्यूएशन से उसको फायदा होता है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ता है, उसका निर्यात बढ़ता है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि आखिर हमारे देश में कब कब क्या हुआ था, डिवैल्यूएशन हुआ है ना, और डिवैल्यूएशन होने से क्या क्या बेनिफिट होता है ना। चलो अब आइए आगे। अब बच्चों एक छोटा सा पॉइंट है, वो भी आप ध्यान रख लीजिए, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर ये भी बता देते हैं। एक क्वेश्चन है कि जितने भी हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते हैं, ध्यान सुनना, जितने भी हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड,
चाहे वो दुनिया में किसी भी देश के साथ की बात हो, किसी भी देश के साथ भी बात हो। तो भाई आप बताइए, जो भी हम पैसों का लेन देन करते होंगे, चाहे यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, बाहर से हमारे देश में आ रहा है, तो आप खुद सोचो, क्या उसके लिए कोई नियम और कानून होगा? यस और नो, जल्दी बताओ। नियम और कानून होगा नहीं होगा? जल्दी बोलिए भाई। कोई तो नियम कानून होता होगा भाई, अपने मन से तो कुछ नहीं होगा। अब मान लो आप यहाँ से विदेश में सामान भेज रहे हो, या मान लीजिए कोई विदेशी हमारे देश में पैसा भेज रहा है, यहाँ से हम अपने, मान लो कोई आपके पढ़ाई लिखाई करने वाला मित्र है, आपका दोस्त है, आपका परिवार का व्यक्ति है, उसको पैसा भेज रहे हो, कुछ लिमिट विमिट तो होती होंगी, कहीं तो कुछ लिखा होगा, कुछ नियम तो होगा, है ना। तो पेपर में आ जाता है कभी कभी कि ये बताओ, ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितना भी होता है ना, ये जो है आखिर किस नियमों के अनुसार काम करता है? तो याद रखना बच्चों, इसके लिए जो नियम होता है, उस नियम को बोलते हैं वर्तमान में। वर्तमान में अगर बात करें तो उसका नाम है फेमा। क्या नाम है? फेमा। फेमा अगर बात करें बच्चों, एक कानून है, ये कानून का नाम है जिसे फेमा के नाम से जानते हैं। अब कई बार पेपर में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि बताओ फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है ना, ऐसे पूछ लेगा। चल बताते हैं। तो फेमा को लेकर बात करें बच्चों, तो इसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मैनेजमेंट, अब इससे फुल फॉर्म को इंग्लिश में याद करना, पहले बता रहा हूं क्योंकि पेपर में आया वो क्वेश्चन है ये। फेमा का फुल फॉर्म बताओ, फेरा का फुल, अभी एक और आएगा, मैनेजमेंट एक्ट। और ये कब आया था? ये बच्चों आया था 1999। 1999 फेमा कब आया? 1999 में आया। और जितने भी वर्तमान में हमारे विदेशी, जो भी हमारा वो होता है, क्या कहते हैं उसे, विदेशी लेन देन होता है, वो सारा का सारा इस नियमों के अनुसार होता है। ये कानून है, ये कानून है ना। जैसे हमारे देश में जीएसटी एक्ट है नहीं है, जीएसटी अधिनियम 101वां अधिनियम जो है, वैसे ये भी एक अधिनियम है, एक एक्ट है, कानून है। तो जितना भी विदेशी लेन देन होगा, विदेशी व्यापार होगा, सब इस कानून के तहत ही होता है, जिसका नाम है फेमा। क्या नाम है? फेमा। और ये कब आया? पेपर में ऐसे पूछ लेगा, फेमा कब आया? खेल खत्म, 1999 में आया। 1999 भारत में इसको लाया गया था। अब एक बात सोचने की है, क्या 1999 से पहले कुछ नहीं था? भाई 1999 से पहले भी तो कुछ होगा। तो सुनना ध्यान से। एक्चुअली क्या हुआ, पहले हमारे देश में बच्चों भारत सरकार के द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक कानून बनाया गया था, और उस कानून का नाम था फेरा। क्या नाम था? फेरा। आ जाओ, वो भी जान लो। पहले क्या चलता था? फेरा। देखो दोनों में कितना सा अंतर है, समझ रहे हो? पहले चलता था फेरा। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म बिल्कुल सेम, यही कॉपी पेस्ट, बिल्कुल सेम यही कॉपी पेस्ट। क्या? फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल सेम ऐसी टाप देंगे। बस एम की जगह देखो, यहां देखो एम की जगह आर है भाई, एम की जगह आर है, अरे हाँ है ना, क्लियर। तो एम की जगह आर ही तो है, बस खत्म। तो यहां पे क्या करेंगे, आर की फुल फॉर्म लिख देंगे, रेगुलेशन। तो पहले हमारे भारत सरकार के द्वारा एक नियम बनाया गया था अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए, जिसको हम फेरा बोलते थे। फेरा क्या बोलते थे? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये हमारे देश में पहले चलता था, फेरा पहले चलता था, और ये आया था 1973 में। कब आया था? 1973 में आया था। दोनों याद रख लेना, पेपर में दोनों पूछता है, ये कब आया वो कब आया, है ना। तो ये आया था 1973 में। बाद में क्या हुआ, जब भाई हमारे देश में आर्थिक संकट आया, है ना, और आपको मैंने पढ़ाया था एलपीजी का मॉडल आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, याद है पढ़ाया था? उदारीकरण, हाँ उदारीकरण, और हमारा क्या था? प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और वैश्वीकरण की नीति जब आई थी। तो अब देखो यहीं पर ही एक शब्द है उदारीकरण। तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदारीकरण का मतलब होता है नियमों को सरल बनाना। तो पहले जो हमारा फेरा चलता था ना, फेरा, तो ये जो नियम थे बहुत ज्यादा सख्त नियम थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नियमों पर काम करता था ये। भाई पहले तो हमारे देश में एफडीआई वगैरह सब बना थी, है ना, हम बाहर के लोग हमारे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत बवाल था। हर चीज में, छोटी छोटी चीज में क्या था, सरकार की दखल अंदाजी थी। तो ये बहुत ज्यादा सख्त नियम था।
लेकिन जब आर्थिक संकट आया और सरकार ने निर्णय लिया कि हमें भारत की अब नीतियों को आसान बनाना है, लिबरल बनाना है ना, नियमों को आसान बनाना है, तो इसमें बदलाव करने की आवश्यकता लगी। और फाइनली क्या हुआ, इस फेरा को सुधार किया गया, इसमें इंप्रूवमेंट किया और इंप्रूवमेंट करके इसका नाम बदल के फेरा की जगह क्या कर दिया, फेमा कर दिया। क्या कर दिया, फेमा कर दिया। और ये एक्ट हमारा 1999 में आया। तो मतलब सीधा सीधा सी बात है, ये फेमा किसका स्वरूप है, ये फेमा फेरा से बना है ना। मतलब फेरा को अपडेट कर दिया, उसमें सुधार करा अपडेट करके, और फेरा को अपडेट करके फेमा बना दिया। ऐसे कहानी, पहले फेरा था, फिर उसमें सुधार करके फेमा बना दिया। आगे बात समझ में, जल्दी बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी जान लो। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकते हैं। जैसे ऐसे पूछ लेगा कि बताओ, पहले तो इन दोनों के फुल फॉर्म ही पूछ लेगा, तो फुल फॉर्म तो आपको रटी होनी चाहिए, फेरा का फुल फॉर्म, फेमा का फुल फॉर्म, दोनों याद होनी चाहिए। क्लियर। दूसरी बात याद रखेंगे, एक छोटी सी बात, क्या पेपर में पूछ लेगा फेरा कानून कब आया था। फेरा आया था 1973 में, फेमा कब आया था 1999 में। अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन पूछे कि फेमा का पुराना नाम क्या था, ये भी तो पूछ सकता है, फेमा का पुराना नाम क्या था, तो फेमा का पुराना नाम था फेरा, है ना। पहले इसे फेरा कहते थे, जिसे बाद में अपडेट करके क्या कर दिया गया, हमारा फेमा करा गया, है ना। फेमा 1999 में और फेरा 1973 में आया था। क्लियर हो गया। जल्दी बोलो सारे बच्चे फटाफट हाँ या ना। मतलब एक सीधी सीधी सी बात है। अब ये देखो थोड़ा उल्टा करके लिख दिया है। उल्टा करके क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने वर्तमान का पहले लिखा है, पहले कौन सा था वो बाद में लिखा है। आप इसे उल्टा करके भी लिख सकते हो, पहले फेरा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। हम लोग शॉर्ट में बता दिया, पहले फेरा था 1973 में, इसको सुधार करा, क्या बना, फेमा 1999, लो खत्म। इतनी सी बात है, समझ में आ गया। जल्दी बोलो हाँ ना। सीधी सीधी सी बात हमने ऐसे लिख दिया है। आगे बात समझ में। तो पहले फेरा, वर्तमान में फेमा। ये पहले था, ये ओल्ड वाला है, और ये प्रेजेंट वाला है, ये वर्तमान वाला है। हाँ, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि वर्तमान में जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं, या हम जो लेन देन वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं, वो किस नियमों के आधार पर करते हैं, तो हम भैया फेमा के आधार पर करते हैं, ना कि फेरा के आधार पर करते हैं। फेरा पहले चलता था, फेमा आज चलता है। क्लियर है। आगे बस समझ में। अरे भाई फेरा फेमा में कंफ्यूजन भी कहाँ हो गया, इतना आसान है ये तो, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। देखो अब इसका जुगाड़ बनाना पड़ेगा, लग रहा है मुझे। कुछ जुगाड़ बनाओ। पहले शादी का फेरा लेते हो, फिर कपड़े धोते हो फेमा से। लो, इससे आसान जुगाड़ नहीं बनना भैया। यही जुगाड़ मेरे दिमाग में आया। अब तो बोलोगे नहीं भाई, पहले फेरे लिए थे शादी के, अब कपड़ा धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो। फेमा साबुन आता ना, फेमा वाला, टीवी में ऐड नहीं आता, फेमा ही लेना। तो ऐसे करके आता, उससे याद कर लो, है ना। तब बर्तन धोने पड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो पहले फेरा लिया, अब फिर फेमा लिया। अब तुमने, अब मुझे लग रहा है इससे आसान तो कुछ जुगाड़ हो नहीं सकता भैया। अब तो बोलोगे भी नहीं कहीं, है ना। और क्या बताऊं इससे आसान जुगाड़। चलो, तो अब समझ में आ गए। पहले फेरे लिए, अब फेमा लेने जा रहे हैं बाजार से, बर्तन कपड़े थपड़े धोने के लिए, है ना। अब याद हो गया। चलो। अब कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बनाना पड़ेगा ना। अब आप बोलते हो सर कंफ्यूजन हो रहा है, अब कंफ्यूजन दूर हो गया, अब तो याद हो गया। तो पहले भाई फेरा लेते हो ना, शादी का फेरा, ये शादी वाला फेरा है। अब ये फेमा है, फेना ही, अच्छा फेना बोलता है वो, फेना ही लेना। हाँ, फेना ही लेना आता है ना टीवी में ऐड, वो आता है डिटर्जेंट वाला होता है, फेना ही लेना, तो ये फोना फेना वाला है। ठीक है, चलो धन्यवाद। अब याद हो गया, जल्दी बताओ है ना। तो भाई ये भी याद हो गया, और सबसे अच्छी बात है, ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। बाकी सारी बातें जो मैंने समझाई अभी, वो सारी बातें देखो यहाँ पे भी लिखी हुई है ना। जो मैंने अभी बताया वो सारी बातें यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भैया आखिर कब कब हुआ था भारत में अवमूल्यन, है ना, उससे हमारा क्या हुआ। तो मैंने बताया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो देखो बच्चों सीधी सी बात है, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इम्पोर्ट घटेगा। जब एक्सपोर्ट अच्छा होगा, इंपोर्ट कम होगा, तो देश तरक्की करेगा, पैसा ज्यादा आएगा, भी तरक्की करेगा नहीं करेगा, अरे है ना। तो हमारा घाटा घटेगा, तो सब हमारा सब कुछ अच्छा हो जाता है फिर, है ना। चलो।
और फिर हमारा ये मैंने बता दिया था, फेरा कब आया, फेमा कब आया, सारी बातें यहाँ पे भी लिखी हैं जो मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाई है। और ये टॉपिक हमारा आज हमारा द एंड हो जाता है। तो आज भाई सबसे अच्छी बात यह है कि विदेशी व्यापार वाला टॉपिक हमारा जो है कंप्लीट हो गया। और आज दिन कौन सा है भाई? देखो भैया, अब मैं कुछ भी बोलूंगा ना आपसे बड़ा सोच समझ के बोलूंगा, नहीं तो मैं फंस जाता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, दिन कौन सा है आज? आज है बृहस्पतिवार। तो भाई देखो, टॉपिक तो अपना हो गया कंप्लीट। अब आप कह रहे होगे सर टेस्ट की कहानी है ना, टेस्ट की कहानी का बता देता हूँ। देखो भाई, मैं तो पूरा रेडी हूँ, तैयार हूँ शनिवार में टेस्ट लेने के लिए। लेकिन भाई एक बार ना ऊपर भी पूछ लूंगा, बात कर लूंगा, कहीं पता चला इस शनिवार भी कोई मैराथन सैराथन अगर लगा दी तो हो सकता है फिर मेरा टेस्ट वाला सिस्टम ना हो पाए, है ना। तो इसलिए भाई टेस्ट की मैं श्योरिटी अभी नहीं कह रहा, मुझे आज का टाइम दो। मैं कल आपको जो है, हाँ छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है, मुझे आज का टाइम दो। मैं आपको कल बता दूंगा कि परसों शनिवार में टेस्ट रखेंगे नहीं रखेंगे, है ना। आज का टाइम दो, क्लियर है? आज का टाइम दो मुझे, क्योंकि मुझे बात करनी पड़ेगी। मेरी तरफ से तो सब कुछ टेस्ट तो ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, कल बता देंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे, है ना, थोड़ा बहुत ही बचा है, मोस्टली हमने पढ़ ही लिया है, ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे, क्लियर है। अब अगला टॉपिक है बच्चों आपके जीवन से संबंधित। वो बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जिसका नाम है गरीबी और बेरोजगारी। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी। तो जीवन के दोनों दुख ही तुम्हारे हैं, गरीबी भी दुख है और बेरोजगारी तो है ही है। तो यही दुख वाला टॉपिक है हमारा, जो हमारा जो है हमें क्या करना है, शुरू करना है। तो चलिए फिर थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा सा बात करना शुरू कर देते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, अभी थोड़ा सा 10-1 मिनट तो है ही, क्लियर है। टेस्ट के बारे में मैं कल बता दूंगा बेटा, टेस्ट के बारे में कल बता दूंगा, है ना। आज थोड़ा सा हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा गरीबी बेरोजगारी के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे और टॉपिक भी है ना। चलो, गरीबी, ये भैया जीवन से ना जा रही है, क्या कह रहे हो सर? सच्चाई बोल दिया आपने। हाँ बेटा, ये भैया सबको दुखी करे है। और बेरोजगारी, ये भैया जब ही जाएगी, ये बेरोजगारी जाएगी ना तो उसी दिन तो गरीबी जाएगी। दोनों दोस्त हैं आपस में, है ना। पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखा जाए बच्चों तो ये भी आपस में दो टॉपिक हैं भाई, अगर आप गौर करोगे तो दो टॉपिक हैं। आप देखो यहाँ पे गरीबी अलग है और एक हमने बेरोजगारी अलग है, तो दोनों के बारे में ही हमें थोड़ी थोड़ी बातें करनी है। तो चलो थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं आज गरीबी को लेकर। पहले हम जान लेते हैं थोड़ी बहुत गरीबी क्या होती है, फिर जो है हम बेरोजगारी पढ़ लेंगे, है ना। तो बच्चों देखो भाई, गरीबी क्या है, सिंपल सी बात भाई। अगर मैं आपसे बोलूं आप किसी इंसान को गरीब कब कहेंगे, मतलब वैसे तो देखा जाए बच्चों, आप सब कहते रहते हो कि सर बड़ी गरीबी चल रही है, बड़ी गरीबी चल रही है, बिल्कुल सही बात है। देखा जाए तो बच्चों हर एक इंसान गरीब है, कहने में तो हर एक इंसान गरीब है ना। आप देखेंगे तो हर एक ऐसा इंसान भी होगा जिसके घर में सब कुछ है, जब भी बोलेगा अरे बड़ी गरीबी चल रही है। लेकिन बच्चों अगर बातचीत करा जाए, वास्तव में कोई व्यक्ति जो है जिसे कहेंगे गरीब, वो कौन है? तो इसकी अगर परिभाषा देखें तो एक ऐसा व्यक्ति जो बेचारा इतना लाचार है, इतना मजबूर है कि अपने दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं, दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं तो पता ही है बच्चों, आपको पता है जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। वही वाली पिक्चर याद आ गई मुझे, एक डायलॉग सुना होगा आपने, पिक्चर का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। अगर कोई पर्सन इतना बेचारा लाचार है, इतना मजबूर है कि उसके पास 2 वक्त की रोटी ना हो, पहनने के लिए ढंग से कपड़ा ना हो, रहने के लिए छत ना हो, तो ऐसे ही इंसान को हम क्या बोलते हैं? गरीब बोलते हैं। और ऐसी ही स्थिति, इस इंसान की जो ये स्थिति है, उसे बच्चों क्या बोलते हैं? गरीबी बोलते हैं। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो सारे बच्चे, हाँ है ना। तो गरीबी क्या है? एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाए। बस ये परिभाषा हो गई। लो लिख देते हैं परिभाषा आपके साथ 1 सेकंड में, क्या लिखना है इसमें, है ना। तो गरीबी क्या है? अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा इसमें, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। आई ऐसी स्थिति
ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं, अब मूलभूत आवश्यकता समझ गए ना, बेसिक नीड ऑफ लाइफ जिसे हम बोलते हैं, है ना, बेसिक नीड्स जिसे आप बोलते हो, मूलभूत आवश्यकताओं यानी कि बेसिक नीड्स को पूरा ना कर सके, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है बच्चों? ऐसा व्यक्ति गरीब कहलाता है ना। और यही स्थिति क्या कहलाती है बच्चों? यही स्थिति हमारी गरीबी के नाम से जानी जाती है। जल्दी से बताओ सारे बच्चे फटाफट, हाँ या ना? क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो गरीबी क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाए, वो गरीब है, उसकी स्थिति गरीबी है ना। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो गरीबी है ना, ये गरीबी के भी प्रकार हैं, ये भी 2 प्रकार की होती है। लो, क्या कह रहे हो सर? यही सुनना और रह गया था, गरीबी के प्रकार। हाँ भैया, इसके भी 2 प्रकार हैं। चलो आओ पढ़ते हैं। ये 2 प्रकार की, कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। चलो भाई, ये भी आते हैं पेपर में। अब इसके 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार की है। अब कौन कौन से प्रकार हैं भैया, ये भी जान लो। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर बात करें, इसका एक प्रकार है बेटा जिसे हम बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं इंग्लिश में इसे, या आसान भाषा में भी बता दूंगा इसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी या निरपेक्ष गरीबी। और एक और गरीबी होती है बेटा जिसे हम बोलते हैं सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष, रिलेटिव पॉवर्टी। सापेक्ष को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी या गरीबी। निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। तो ये अगर बातचीत करा जाए तो ये भी बच्चों हमारा 2 प्रकार का देखने को नजर आता है। एक निरपेक्ष गरीबी होती है और एक होती है बच्चों हमारा सापेक्ष गरीबी, है ना। क्लियर है? चलिए भाई, चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। बिल्कुल, आओ चलो इधर देखो। अब प्रश्न ये है कि सर ये सापेक्ष गरीबी क्या होती है? अभी बताएंगे, आओगे बताएंगे सब कौन से में कौन कौन आएगा, चिंता मत करो। निरपेक्ष गरीबी कौन होती है और सापेक्ष गरीबी कौन होती है? बच्चों देखो, इसके नाम में ही आंसर लिखा है, आप थोड़ा गौर करो भाई। इसका नाम ध्यान से देखोगे बेटा तो देखो खुद ही बता रहा है, एब्सोल्यूट। इंग्लिश में देखो जरा, निरपेक्ष को इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट। भाई एब्सोल्यूट माने क्या होता है? भाई आपने देखा होगा, आप कौन बनेगा करोड़पति तो देखे होगे कभी बचपन में, अभी भी आता है शायद, है ना? आता है नहीं आता है? जिसमें अमिताभ बच्चन देखा हो कभी कभी, जब आप क्वेश्चनों का जवाब सही करते हो तो अमिताभ बच्चन क्या कहता है? योर आंसर इज एब्सोल्यूट करेक्ट। मतलब क्या है? एब्सोल्यूट माने क्या होता है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल मतलब कि उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि भैया बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने, है ना, कोई संदेह ही नहीं है। तो बस वही तो है ये, यानी कि जिसमें कोई डाउट ही नहीं है, जो बेचारा पूरा गरीब है, वही है क्या? वही है वास्तविक गरीबी। यह एक तरीके से वास्तविक गरीबी है। वास्तविक मतलब ये जो परिभाषा ऊपर टापी है ना गरीबी वाली, ये जो गरीबी ऊपर वाली परिभाषा टापी है, ये पूरी परिभाषा इसी की परिभाषा कह सकते हो। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बेचारा ऐसा इंसान है जिसके पास इतने बुरे हालात हैं कि रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो वही व्यक्ति की स्थिति को गरीबी बोलेंगे और इसी गरीबी को हम निरपेक्ष गरीबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी कहते हैं, निरपेक्ष गरीबी। तो मैं एक काम करूं, इतनी पूरी बात लिखने से अच्छा आपकी सुविधा के लिए अगर कहो तो एक लाइन लिख दूं, गरीबी की परिभाषा आ गई, ऊपर वाली गरीबी की परिभाषा ही आ गई इसमें तो, है ना।
सिंपल, वही पूरा लिखना पड़ेगा दोबारा से ना तो जो ऊपर मैंने गरीबी की परिभाषा लिखी है वही इसकी परिभाषा है, सेम परिभाषा है। तो ये और ये दोनों एक ही होते हैं। क्लियर है? आ गई बात समझ में? जल्दी बोलो हाँ या ना। तो निरपेक्ष गरीबी और गरीबी की परिभाषा जो मैंने बताई है, जो वास्तव में गरीबी की परिभाषा है, दोनों सेम ही होती है। मतलब एक, इसी को हम गरीबी या निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। अब ये कौन सी गरीबी है बताता हूं। अब आप बोल रहे थे ना सर हम कौन सी गरीबी में होंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है आप सब इसमें होंगे। बताता हूं क्यों। बच्चों देखो, इसका नाम पढ़ो, सापेक्ष, रिलेटिव। ये याद करो कहां पढ़ा है आपने, मैथ पढ़ा होगा या मैथ पढ़ते होंगे जब आप, तो बच्चों मैथ में एक टॉपिक आता है, उसमें आता है ना वो कौन सा वाला टॉपिक है, ट्रेन वाला, रेलगाड़ी वाला। एक रेलगाड़ी ऐसे जा रही है, एक रेलगाड़ी ऐसे जा रही है ना। तो बताओ इसकी इसकी इसके सापेक्ष गति क्या है। बता, आता है नहीं आता क्वेश्चन, ये जल्दी बताओ है ना। इसकी सापेक्ष गति क्या है। तो सापेक्ष गति का मतलब क्या है, जब भी हमारा सापेक्ष शब्द आता है तो सापेक्ष का मतलब होता है तुलना करना। जब हम किसी को किसी से कंपेयर करते हैं, किसी से अपनी तुलना करते हैं, तो मतलब ये है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करता है, तुलना करता है, और अपने आप को क्या महसूस करता है बच्चों, गरीब महसूस करता है। क्या महसूस करता है, गरीब महसूस करता है ना। तो ये तुलना करने के कारण, हाँ तुलना करने के कारण जो गरीबी आती है वही कहलाती है बच्चों क्या, सापेक्ष गरीबी, है ना। तुलना करने के कारण, कंपेयर करने के कारण आई गरीबी, तुलना करने के कारण आई गरीबी। तो अगर कोई व्यक्ति किसी से अपने आप को तुलना करे और अपने आप को छोटा महसूस करे, गरीब महसूस करे, तो हम क्या कहेंगे कि भैया ये सापेक्ष गरीबी का शिकार है। यानी कि इस प्रकार की गरीबी को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलता हूं। मान लो आप अपने किसी मित्र के घर गए या किसी रिलेटिव में गए, रिश्तेदार में गए। तुम जब उसके घर पहुंचे भैया, तो भैया उसका, वो तो बहुत अमीर इंसान है ना। तो जैसे ही तुम भैया घर के बाहर पहुंचे तो भैया सामान उठाने के लिए नौकर आ गया, लाइए लाइए मेम साहब लाइए, तो लाइए सामान दीजिए। तुमने बोला भैया ये कहा है, आज तक तो अपने आप ढोया था सामान, ये कौन आ गया। तुमने बोला अरे अरे ठीक है ले जाएंगे, खुद ले जाएंगे, चिंता मत करो। बोला नहीं नहीं लाइए मैम, हम इसीलिए हैं, हमारी नौकरी खाने को तैयार हो, हमारा काम ही यही है तुम्हारा सामान उठा के रखना। तुमने बोला ले भैया रख। अब तुम भैया चल दिए उसके साथ साथ। चलने की बात आई, उसने तुम्हारा भैया गाड़ी लाया था सीधे। उनने बोला मैडम बैठिए। तुम सोच रहे हम तो टिर्री में लटक के आ रहे थे, ऑटो में बैठ के आ रहे थे, ये तो 4 पहिए की गाड़ी घर तक के लिए लेके आया है। तुमने बोला भैया कहाँ पे आ गए, गलत जगह तो ना आ गए। फिर तुमने सोचा मन मन में कि बेटा शादी में तो आए हैं, कुछ सही सा लेके आए हो या फिर हो गया काम, मामला गड़बड़ तो नहीं है। अब भैया तुमने, अब आप बताओ, अब ऐसे घर में जाओगे राजा, मतलब ये तो राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आ रही थी, है ना। गाड़ी से लेने आया, फिर तुम्हें अंदर लेके गया, और भैया तुम्हारा एक अलग से पर्सनल कमरा बता दिया, ये लीजिए भैया, ये आपका अपना कमरा है, आराम से रहो, है ना, आराम से रहिए इसमें, आराम से तुम्हारे लिए भैया खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है ना। तो अब आप क्या करोगे, आप अपने आप को सोचोगे यार हम तो बड़े छोटे इंसान हैं, हम तो भैया ऑटो में लटक लटक के आ रहे हैं, है ना, 2-2 4-4 रुपए कहते हैं, लड़ लड़ के आ रहे हैं, तो 10 रुपए लेगा नहीं लेगा, हम तो 8 रुपए लगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो अपने आप को फिर हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को महसूस करने लगे गरीब। अब वहां जाके देखा तो इतनी बड़ी शादी, इतने बड़े खाने की दावत लगा रखी है कि भाई सोच भी ना सकते हम, है ना, समझ रहे हो। तो हम अपने आप को क्या करेंगे, हम अपने आप को गरीब महसूस करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तो यही गरीबी तो है, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, हम गरीब महसूस करने लगेंगे। यही गरीबी कौन सी है, यही है सापेक्ष गरीबी। तुलना करने के कारण जब हम अपने आप को गरीब महसूस करते हैं तो वही गरीबी क्या कहलाती है बच्चों, सापेक्ष गरीबी कहलाती है। क्लियर। अब आप ही बताओ, अगर हम सब लोग अपने आप को अंबानी जी से तुलना करने बैठ जाएं तो क्या होगा, तो हो गया खेल खत्म तो हम और सब गरीबी तो हैं भैया, अंबानी जी के कंपेयर कहाँ, हम हाँ अंबानी जी कहाँ, अंबानी जी पता नहीं भैया कौन सा करोड़ों का पानी पीते हैं, और हम तो भैया जो मिल जाए गिलास में पानी वही पी लेते हैं, है ना। सुना होगा आपने, मैंने सुना है ऐसा, वो एक ही आप जैसा स्टूडेंट बता रहा था कोई कि भैया अंबानी जी जो पानी पीते हैं वो पता नहीं 2-4 करोड़ रुपए का पता नहीं कहाँ से, कौन से देश से आता है ना। चाय पीते हैं वो पता नहीं कहाँ से आती है, सही बात है ना। और हम तो भैया बस चाय मिल जाए यही बहुत है है ना। तो वही चीज़ है, अगर हम वहां से अपने आप को तुलना करेंगे तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा गरीब महसूस करेंगे। तो यही स्थिति क्या है, ये सापेक्ष गरीबी है। ठीक है, चलो फिर आज इतना रहने देते हैं।
अभी हमने जाना गरीबी क्या है, इसके प्रकार जाने, और ये भी समझ में आ गए होंगे निरपेक्ष गरीबी क्या होता है, सापेक्ष गरीबी क्या है। अभी इसमें और भी चीजें पढ़नी है ना, अभी इसमें बहुत चीजें पढ़नी है, बहुत चीजें सीखनी है। एलन मस्क से तुलना करोगे तो तुम पूरा दुनिया ही गरीब है फिर तो, है ना। चलिए भाई, क्लियर। चलो भाई, मिलते हैं फिर कल, है ना, मिलते हैं फिर कल, और कल आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, रिवीजन करके आना, पढ़ के आना। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।